मैं सुजीत कुमार, एडिटर इन चीफ, पायनियर डिजिटल. Good evening. I welcome Congress National General Secretary, former Chhattisgarh CM, and India's one of the most fearless and hard-working politicians, Bhupesh Baghel, in Pioneers with Pioneer program. Bhupesh ji, what is happening in Congress, which has a glorious history in pre and post-independence era? Why is Congress losing base to BJP in majority of parts in country? पहले तो पायनियर डिजिटल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बधाई सुजीत जी को और पूरे टीम को कि आपने डिजिटल पायनियर की शुरुआत आपने की है और पूरे नेशन वाइड किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ. धन्यवाद. यहाँ तक के कांग्रेस के इतिहास के बारे में आप सब जानते हैं, जब 1885 में बना तब से लेके कांग्रेस ने अनेक उतार चढ़ाव आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी देखा. आज़ादी के पहले चाहे वो तिलक जी के ज़माना हो, चाहे गांधी जी के ज़माना हो, जब लोग जेल गए नेहरू जी के, तो बहुत सारे अप डाउन हुए हैं. आज़ादी के बाद निश्चित रूप से लगातार 47 से लेके 77 तक एक छत्र राज रहा कांग्रेस का. तब विपक्ष था भी नहीं, क्योंकि विपक्ष में जहाँ तक कि आज जो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तब जनसंघ हुआ करते थे जी. तब जनसंघ है या आरएसएस है, वो अंग्रेजों के साथ थे और इसका कारण से जनता उनके साथ रहा नहीं. बाद में समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के साथ रही है, कांग्रेस से अलग हुआ और उसके बाद जो कांग्रेस को हटा के जो सरकार बनाना है, तो सारे विपक्षी एक साथ हुए. 74 के आंदोलन हुए जी जी. और फिर 77 में फिर 5 दल के लोग मिलकर जनता पार्टी बनाए. उसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम जी और अडवाणी और अटल जी, ये सारे लोग एक साथ हुए, जिसमें चंद्रशेखर जी, सारे लोग एक साथ हुए, तब जाके कांग्रेस को पराजित कर पाए. लेकिन 2-2.5 साल में फिर से कांग्रेस वापस आ गई. राइट. और जिस प्रकार से षड्यंत्र करके कांग्रेस को बदनाम करने का काम, वो फोर्स में राजीव जी को जो बदनाम किए और निकला कुछ नहीं. जांच जब आया तो राजीव जी निर्दोष साबित हुए, लेकिन तब तक के बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो गया. हमने राजीव जी को खो दिया. अभी जिस प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार बनी, राजीव जी की हत्या के बाद सोनिया जी ने जिस प्रकार से संभाला और मनमोहन सिंह की सरकार बनी, उस समय आपने देखा कि कोल स्कीम का आरोप लगाया, 2G का आरोप लगाया, बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन सरकार इनकी बनी, लेकिन कहीं कोई प्रमाण कर नहीं पाए. तो बदनाम करने का जो ये षड्यंत्र करके कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की जो षड्यंत्र करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लान्ड कंस्पिरेसी के कॉन्टेक्स्ट की ओर बात कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. आप देखिए केजरीवाल के जो अन्ना हजारे का आंदोलन, अन्ना हजारे चेहरा था और लड़ाई आरएसएस वाले लड़ रहे थे. लोकपाल कहाँ है? जिस लोकपाल का इतना हुआ खड़ा किया गया, वो लोकपाल कहाँ है? स्पॉन्सर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं. बिल्कुल स्पॉन्सर्ड था. तो इस प्रकार से कांग्रेस आज भी लोगों के दिलों में है. आज स्थिति ये है कि 200 अभी 400 पार की बात करते थे, 240 में अटक गए और स्थिति अब भयावह होते जा रहा है. जिस प्रकार से जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, पहलगाम की घटना की बात हो, मोदी जी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है और अब जाके मोहन भागवत जी ये बोल रहे हैं कि 75 वाले जो हो गए उनको रिटायर होना है. तो आज घमासान भारतीय जनता पार्टी में है, बल्कि कांग्रेस तो अब संगठन सृजन के माध्यम से फिर से लोगों को संगठित करने का काम पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी कर रही है. तो आपका कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री अभी हैं देश के, और इनका जो एक पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो अब डाउन पे जा रहा है, और आरएसएस के चीफ का कहना है कि 75 ईयर का एक जो उन्होंने सेट किया है बाउंड्री, तो बीजेपी विल
now come down, that you are saying. बिल्कुल सही बात है। अटल अडवाणी का एक जोड़ी था जो 6 साल चले, सरकार चलाए। अब मोदी और शाह की जोड़ी है, अब ये भी डिफेम हो गया है और इसको भी जाना ही पड़ेगा। नहीं तो इसकी क्या गारंटी है कि बीजेपी की यदि ग्राफ डाउन होती है तो कांग्रेस गेन करेगी? इट कुड बी द गेन ऑफ द रीजनल पार्टीज। देखिए, रीजनल पार्टी की एक सीमा है। राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और पूरे देश में और हर गांव में उसका एक संगठन है, एक आदमी मिलेगा आपको हर गांव में। जबकि रीजनल पार्टी की अपनी अपनी सीमाएं हैं। सिर्फ किसी को उत्तर प्रदेश में है, किसी को बिहार में है, किसी को पश्चिम बंगाल में है, तो किसी को तमिलनाडु में है, किसी को महाराष्ट्र में है, तो वो उसके दायरा सीमित है। और कांग्रेस पार्टी, यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। नहीं, मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर फिर से वो ग्लोरी हासिल तभी कर पाएगी जब उसकी अपनी पॉलिटिकल मोनोपोली मेजर स्टेट्स में होगी। फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पे है, बिहार में डेफिनेटली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। आई मीन, कांग्रेस हैज कन्फाइंड ओनली टू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और सम स्मॉलर स्टेट्स। तो हाउ कांग्रेस विल बिकम द नेशनल पार्टी वंस अगेन एंड विल रियलाइज इट्स पोटेंशियल? देखिए, एक बात तो, जो हम काउ बेल्ट कहते हैं, वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधे मुकाबला है। और अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से राजस्थान में इसकी पिटाई की है हम लोग, और जिस प्रकार से यूपी में जहाँ 80 सीट है भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। जरूर उसमें अखिलेश यादव जी को फायदा मिला, कांग्रेस को भी फायदा मिला, लेकिन जो अभियान चला है वो राहुल जी का जो अभियान संविधान बचाओ जो कार्यक्रम चला है, और संविधान खतरे में है, ये बात पूरे देश की जनता ने स्वीकार की, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी पिटी। नहीं, राहुल गांधी रायबरेली से अनएक्सपेक्टेड काफी मैसिव वोट से जीते। आप उस समय इंचार्ज थे वहां पे, आपने काफी रैली किए थे, मैं वहां आपसे आपकी रैली को कवर भी किया था, तो क्रेडिट शायद आपको भी थोड़ा जाता है। बट डेफिनेटली एक जो नया टर्मिनोलॉजी इंटेलेक्चुअल्स के बीच में कंट्री में आ रही है कि परमानेंट पोलराइजेशन हो रही है, रिलीजियस पोलराइजेशन परमानेंट हो रही है। पहले क्या होती थी कि कुछ पर्टिकुलर भाग में होता था। तो बीजेपी, ये ऐसा लोगों का कहना है कि एक समाज में एक ध्रुवीकरण जो है, धार्मिक ध्रुवीकरण जो है ऑन लाइन ऑफ रिलीजन, तो उसके कारण बीजेपी लंबी समय तक राज करेगी। क्या आप इससे सहमत है या क्या आपका क्या टेक है? देखिए, जो ये लाइन लिए थे और उसके कारण से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, लेकिन धीरे धीरे सबका जो नशा है वो उतरते जा रहा है, जो इनके प्रति जो आकर्षण है वो खत्म होते जा रहा है। उसका कारण ये है कि आज किसान परेशान है, उसके कीमत नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जितने भी रोजगार हैं वो छीने जा रहे हैं, जितने भी जो बड़े उद्योगों की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो मध्यम श्रेणी के, लघु श्रेणी के जितने उद्योग हैं, जिससे लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता था, छोटे उद्योगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था, सब बंद हो गया। सारी चीज आयात हो रहा है विदेशों से, तो ये हिंदुस्तान है वो बाजार हो गया। आपका कहना है कि जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनके पास में स्मॉलर जो है, जो लघु और मध्यम जो संस्थाएं हैं, वो बंद होकर के एक बड़े बाजार में तब्दील हो रही है, और उसको कॉरपोरेट हाउसेस, कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट हाउसेस उसको कमांड कर रही है। शायद आपका ये बिल्कुल, जो हम लोग भारतीय जो उद्योग जगत है, जो उत्पादक था, अब केवल ट्रेडर बन गए हैं। तो ये नुकसान पूरे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को हुआ है, और इसके कारण से लोग देख रहे हैं कि सत्ता के भागीदार चंद मुट्ठी भर लोग रह गए हैं। और इसी कारण से जब राहुल जी ये कहते हैं जाति जनगणना करना है, और जाति जनगणना के माध्यम से लोगों के आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, इसका अध्ययन करके उसके हिसाब से योजनाएं बनना चाहिए। तो लोग अब इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, वेयर इज कंट्री हेडिंग अंडर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? जी,
वेयर इज कंट्री, देश किस तरफ जा रहा है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, बीजेपी के देखिए, शासनकाल में? जो प्रतिष्ठा भारत के विभिन्न सरकारों ने, विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने जो विदेश नीति में छेड़खानी न करते हुए जो नेहरू जी ने जो स्थापित किया था, इंदिरा जी ने जो स्थापित किया था, उसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं छुआ, मोरारजी देसाई ने भी नहीं छुआ, चाहे चंद्रशेखर या चरण सिंह भी आए, उन्होंने नहीं छुआ। अब मोदी जी के आने के बाद पूरी विदेश नीति बिल्कुल 180 डिग्री आपने चेंज कर दी। जो आपके बिल्कुल नैसर्गिक जो मित्र थे, रसिया आपके साथ संकट में नहीं खड़ा हुआ। आपके साथ जितने भी आपके जो पड़ोसी नेचुरल फ्रेंड्स थे, जो ऑलवेज नेपाल आपके साथ नहीं है, जो बांग्लादेश आपके साथ नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दुनिया में कौन देश आपके साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं खड़ा हुआ। तो स्थिति ये है कि वहां हमारी स्थिति खराब हुई। दूसरा, कृषि अब लाभ का धंधा नहीं रहा, व्यापार उद्योग भी लाभ का धंधा नहीं। जीएसटी आपने लगा दिया तो सबकी कमर टूट गई। आज लाखों के तादाद में लोग यहाँ के परमानेंट छोड़ के जा रहे हैं, विदेशी नागरिक बनते जा रहे हैं। हर साल 2 लाख 2.5 लाख लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ये जो पलायन कर रहे हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो रोजगार दे सकते थे, वो लोग पलायन कर रहे हैं। तो लोगों का भ्रम खत्म हो गया है। मोदी जी से अब ग्राफ खत्म हो गया, ना उसका अर्थनीति, न विदेश नीति, न देश का आंतरिक नीति। Okay, let's talk about your home state. I'm coming about Chhattisgarh. There is an impression in Chhattisgarh that 18-month-old Vishnu Dev Sai government has completely failed. There is an impression that I am not saying. Your thoughts in details. देखिए, जो हम लोगों को 2018 से लेके 2023 तक के छत्तीसगढ़ की सेवा करने का अवसर मिला, छत्तीसगढ़ की जनता के सेवा करने का मौका मिला। और वो समय था जिसमें खेती भी लाभ का धंधा था, गौपालन भी लाभ का धंधा था, जिसमें यहाँ के रोजगार, व्यापार आप देखेंगे, उद्योग जगत बहुत आगे बढ़ा। चाहे रियल इस्टेट की बात करें, चाहे उद्योगों की बात करें, सब बूम किया, आगे बढ़ा। लेकिन अब इस 20 महीने के कार्यकाल में सब कुछ थम गया है या रिवर्स हो गया है। तो इसके कारण से किसान भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, मजदूर भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, व्यापारी और खासकर नौजवान। आज स्थिति ये है कि शिक्षा की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर रहे हैं आप। तो इलाज की व्यवस्था नहीं है, दवाइयां नहीं है, और आज कोई आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। राजधानी में गोली चल रही है, रेत के खदान में गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लोकप्रिय गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी क्या है कि लोगों को के जान माल की सुरक्षा करे, लोकप्रिय सरकार की पहली कसौटी। दूसरा, उनको अवसर मिलना चाहिए, वो सब आपने खत्म कर दिया। जो छत्तीसगढ़िया प्राइड था, उसको भी आपने धूलधर्षित कर दिया है। नहीं, इतनी ही यदि वाकई में आपके शासनकाल में इतनी अच्छी स्थिति थी, तो फिर लोगों ने आपको क्यों वोट आउट किया? उसके कारण तो ये है, जो आप देख रहे हैं कि माहौल महाराष्ट्र में उनके पक्ष में नहीं था, हरियाणा में उसके पक्ष में नहीं था, और सरकार कभी बना नहीं था। 90% स्ट्राइक रेट आप देखेंगे, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे, हरियाणा में, तो ये लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। यहाँ भी खेला हुआ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ भी षड्यंत्र किया गया, अफवाहें फैलाई गई, जो कि अब लोग कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, हम लोग अफवाह में आ गए। तो दोनों बातें हैं। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप बड़ी बात बोल रहे हैं अभी, तो थोड़ा उसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें कि खेला हुआ मतलब क्या है? देखिए, आप रिजल्ट निकाल के देखेंगे, पिछले वर्षों के जितने भी चुनाव हुए, उसमें दोनों राष्ट्रीय दलों को 80% के पास आसपास वोट मिलते रहे। जी जी। 20% वोट है वो क्षेत्रीय दलों को या निर्दलीय जो प्रत्याशी होते थे उनको मिलता रहा है। लेकिन इस समय क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय दल है उसको वोट ही नहीं मिला, और सारा वोट
बीजेपी गया, हमारा वोट तो वहीं वहीं 42%। वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट है जी मेंशनिंग कि कांग्रेस का लगभग जो है थोड़ी सी मार्जिनल डाउन हुई, बट ऑलमोस्ट कांग्रेस अपनी वोट बैंक को रिटेन की, लेकिन रीजनल पार्टीज के जितने भी थे कंप्लीट स्विच ओवर कर गए बीजेपी में। ऐसे कैसे हो सकता है? दैट्स यू आर सेइंग कि दैट खेला एंड कंस्पिरेसी अबाउट all these things for Congress government. What are the chances of Congress returning to power in Chhattisgarh, and why people should trust you or and Congress again in Chhattisgarh? देखिए, कांग्रेस की नीतियों के कारण से, कांग्रेस की लीडरशिप के कारण से, और कांग्रेस को अब जो संगठन सृजन जो चल रहा है, तो जो संगठन मजबूत होगा हमारे नीचे स्तर पे, तो निश्चित रूप से फिर कांग्रेस को फिर से जनता चाह रही है और जनता जिताएगी। और मेरा आखिरी सवाल है, खासकर बहुत सारे लोग का छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल लेवल पर डिस्कशन होती है कि ईडी, सीबीआई, इन लोगों का छत्तीसगढ़ से कुछ ज्यादा आना जाना रहता है, लगाव रहता है, और आपसे तो विशेष लगाव रहा है, कोई वजह? देखिए, सीधी सी बात है कि जो मोदी और शाह के शरणागत हो जाए तो ईडी सीबीआई झांकने ना है, लेकिन वैचारिक लड़ाई जब लड़ते हैं तो फिर ईडी सीबीआई के माध्यम से दबाने की कोशिश होती है, और कम से कम 600 बार छापे डाल चुके होंगे, उससे अधिक हो गया होगा। गली गली में लोग घूमे और अभी भी घूम रहे हैं, और एक केस में पकड़ते हैं, फिर उसमें जमानत मिलती, फिर दूसरे केस में पकड़ते हैं, फिर उसी केस में ईडी भी आती है, उसी केस में ईओडब्ल्यू भी, उसी केस में लोकल पुलिस भी, उसी केस में सीबीआई भी है, और उसी केस में आईटी भी है। तो इस प्रकार से क्रश करने का, षड्यंत्र पूर्वक करने की कोशिश लगातार हो रही है। उससे आप अनअफेक्टेड रहेंगे? देखिए, एज आई सेड इन इंट्रो दैट यू आर द फियरलेस पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री। मैं तो अपने नेताओं को देखता हूँ, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, नेहरू जी हो, जितने हमारे नेता रहे, सालों साल तकलीफ पाए, जेल गए, तब नहीं झुके अंग्रेजों से। तो हम लोगों को क्यों डरना चाहिए? अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रम, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमको सफलता मिलेगी। मुकेश जी, आप हमारे पायनियर डिजिटल के स्टूडियो में आए, आपने बहुत सारी बातें कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बधाई। थैंक यू।